हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का अपना लास्ट टॉपिक बचा है। इसके बाद जो हिस्ट्री है वो खल्लास हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें कुछ नेताओं के बारे में पढ़ना है। इसमें उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता, गांधीवादी नेता। ठीक है, दो दो सभी में पढ़ने मतलब यानी कि 6 लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दो टॉपिक और आपके रह गए थे जिसमें जिन्ना जो थे उनकी 14 सूत्री मांग रह गई थी। ठीक है, एक टॉपिक ये रह रहा था और एक नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये रह रहा था, तो उसे कंप्लीट करने के बाद हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता, गांधीवादी नेता होते कौन हैं? ठीक है, किसे कहते हैं हम लोग उदारवादी नेता? तो आपको पता कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय फिर क्या होता था कि हर साल मीटिंग होती थी और मीटिंग में अध्यक्ष बदलते रहते थे। जैसे किसी दिन बदरुद्दीन तैयब जी को रखा गया अध्यक्ष कांग्रेस का। ठीक है, वो मीटिंग की कार्यभार संभालेंगे। किसी दिन जॉर्ज यूले को बना दिया गया, वो कार्यभार संभालेंगे। तो किसी दिन दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। तो हर साल मीटिंग होती थी कांग्रेस की, एक सभा होती थी। ठीक है, स्थान फिक्स नहीं था, ऐसा नहीं कि सारी कोलकाता में होंगी या सारी मुंबई में होंगी, कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिसाइड किया जाता था मीटिंग में कि अगली जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें कोलकाता में हुई, फिर मद्रास में हुई। ठीक है, और अपने दिल्ली में भी एक हुई थी। दिल्ली में भी 2-3 हुई हैं और मेरठ में भी हुई, कानपुर में भी हुई। तो ऐसे करके ये है ना मीटिंग होती रहती थी, जगह-जगह पे मीटिंग होती थी और उनके कोई ना कोई अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो होता क्या था कि जो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय से लेकर 1907 तक जितने भी अध्यक्ष रहे या कह सकते हैं जितने भी कांग्रेस में जो प्रमुख नेता रहे, वो उदारवादी थे। उदारवादी क्यों थे? क्योंकि वो क्या करते थे, वो जो अंग्रेज थे उनके विरोधी नहीं थे। ठीक है? कहने का मतलब है कि उनके विरोधी नहीं थे। वो अपनी बात रखते थे, अगर अंग्रेज़ मान लेते थे उनकी बात तो ठीक है, अगर नहीं मान रहे तो वो अंग्रेज़ों की बात बात मान लेते थे। ठीक है? तो ये कहलाता है उदारवादीपन। ठीक है? कि हम उदार हैं उनके लिए, अगर वो मान रहे हैं हमारी बातों तो ठीक है, नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम उनकी बात मान लेंगे। तो ये उदारवादी है। इसके बाद आए 1907 के बाद उग्रवादी। ठीक है? उग्रवादी चरण आया। इस समय क्या हुआ, इसमें जो नेता थे वो थोड़े उग्रवादी थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं मानेंगे अंग्रेज़, हम मार के भगा देंगे उन्हें। ठीक है? आग लगा देंगे, जला देंगे, मार देंगे अंग्रेज़ों को, लेकिन अपनी बात ज़रूर मनवाएँगे। ठीक है? तो ये उग्रवादियों का दल था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, वो आपके लाल बाल पाल थे। लाल बाल पाल से मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे वो उग्रवादी नेता थे। इनका टाइम आया 1907 के बाद। और फिर गांधी युग में क्या है, गांधी जी का टाइम आया। उसमें क्या था कि अगर अंग्रेज़ बात नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, हड़ताल कर देंगे। ठीक है? उनका सहयोग नहीं करेंगे किसी भी काम में। ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें थी वो गांधी युग में आईं। ठीक है? उसमें क्या कि वो लड़ाई दंगा भी नहीं करते थे और अंग्रेज़ों को परेशान भी कर लेते थे कि हम उनका ये सामान ही नहीं खरीदेंगे। ठीक है? उनकी नौकरियों से रिज़ाइन दे देंगे। तो ये गांधी युग था। ठीक है? तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब पढ़ लेते हैं क्या है टॉपिक। तो प्रमुख उदारवादी नेता जो थे, इनका टाइम पीरियड रहा 1885 से लेकर 1907 तक। ऐसे नेता जो अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जो बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। ठीक है, ये नहीं चाहते थे किसी चीज़ का बहिष्कार किया जाए या हम लोग असहयोग करें अंग्रेजों का, ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर अंग्रेजों से हम अपनी बात बोलेंगे, अगर अंग्रेज मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें कौन-कौन आता था? तो इसमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, ठीक है, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, जॉर्ज यूले आदि जो थे वो सारे प्रमुख उदारवादी नेता थे। ठीक है, इनके नाम याद रख लेना, हो सकता है एक नंबर में पूछ लिया जाए कि प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए, किसी दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो कौन कौन आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी और एस एन बनर्जी जो थे वो उदारवादी नेता थे। तो पहले हम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक उदारवादी नेता थे। इनका जन्म 1825 में बंबई में हुआ था। मृत्यु इनकी 1917 में बंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, आईएनसी का मतलब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये चीज याद रखना। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितनी बार रहे, लेकिन ये 3 बार क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1906 में जब ये अध्यक्ष थे तब इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, ये चीज याद रखना कि स्वराज की मांग किसने रखी, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज की मांग रखी। फिर डीबीएन का मतलब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का जनक, भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। इन्हें भारत के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की भी संज्ञा दी गई। ये एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है, या ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है, तो दादा भाई नौरोजी को दी गई है। 1853 ईस्वी में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी 1853 में।
इन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता एवं दयनीय स्थिति की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया की रचना की। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये बुक कई बार बड़े एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और क्यों लिखी थी? ताकि जो भारतीयों की राजनीतिक दास्ता है और जो उनकी दयनीय स्थिति है, इस पर ध्यान जाए विश्व का, इसलिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होती है संसद में, वैसी हाउस ऑफ कॉमन होता है ब्रिटेन में, ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, तो उसमें पहुंचने वाले ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, बस संज्ञा इनकी याद रखना कि भारतीय राजनीति का जनक कहा जाता है, भारतीय राजनीति का पितामह इन्हें कहा जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया। ठीक है, स्वराज की मांग इन्होंने 1906 में की थी, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना इनके बारे में। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी उदारवादी नेता थे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जो उदारवादी नेता होते हैं, इन्हें नरमपंथी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदार मतलब नरम, ठीक है, जो नरम है, और उग्रवादी को गरमपंथी कहा जाता है। जो उग्रवादी नेता होते हैं उन्हें गरमपंथी कहा जाता है कि बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं। छोटी-सी छोटी बात पे अगर अंग्रेज कोई बात नहीं मानते तो गरम हो गए। ठीक है, इसलिए इन्हें गरमपंथी कहा जाता है, जबकि उदारवादी नेताओं को नरमपंथी कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। ये चीज याद रखना कि जितने भी पहले नेता हुआ करते थे वो ज्यादातर बैरिस्टर थे। ठीक है, यानी कि वकील थे वो। जो वकील होता है वो वैसे ही बहुत शक्तिशाली माना जाता है, उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो ज्यादातर जो पहले के नेता थे वो सारे वकील थे। ठीक है, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले भी वकील थे, इन्हें वित्तीय समझ बहुत अच्छी थी। ठीक है, और उस पे बहुत अच्छे से ये बहस कर लेते थे, इसलिए इन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। तो नरमपंथी मैंने आपको बताया कि जो उदारवादी नेता होते हैं उन्हीं को नरमपंथी भी कहा जाता है। तो ये सबसे फेमस नरमपंथी नेता थे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यह महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो एक नंबर में पूछेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्यों की थी? ताकि जो नवयुवक हैं उस समय के, उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके कि आगे क्या आपका फ्यूचर कैसा जाएगा। ठीक है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये कई बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इतना ही है, और दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना ही है। तो उदारवादी नेता हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे प्रमुख उग्र क्रांतिकारी नेताओं की। ठीक है, जो उग्रवादी नेता होते हैं, उग्र क्रांतिकारी नेता हम इन्हें कह सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक धड़ा था। ठीक है, जो उग्रवादी नेता थे वो कैसे निकले थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इनके बीच में ही मतभेद हो गया। ठीक है, कुछ आपको पता है कि हर मीटिंग में कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही था कि कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा उग्र थे। वो कहते थे कब तक हम उनके सामने हाथ फैलाएँगे, अंग्रेज़ों का अपना देश है, अपनी चीज़ है, हम उनके सामने क्यों हाथ फैलाएँ? हम लड़ेंगे। ठीक है, वो लड़ने के लिए तैयार रहते कि उन्हें पता कि वो भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्यों उनके साथ अच्छा व्यवहार करें? तो इसलिए फिर जो कांग्रेस के बीच में क्या है, फूट पड़ गई, और जब फूट पड़ी तो एक अलग धड़ा निकला जिसे हम लोग उग्रवादी नेता कहते हैं। जिनके नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। ये उग्रवादी नेता थे या गरम दल के नेता कहलाते थे। तो इतनी चीज़ याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सदस्यों के मतभेद के कारण एक नया धड़ा उपजा था जिसे हम लोग उग्रवादी नेता या गरमपंथी नेता कहते थे। और इनके प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लोग लाल बाल पाल कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1907 से लेकर 1919 तक था। ठीक है? तो 1907 से लेकर 1919 तक था, क्योंकि उसके बाद फिर क्या है, गांधीवादी युग आ गया। गांधी जी की फिर चलने लगी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ठीक है? और सबना अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी जी की चल रही थी। ठीक है? तो यहाँ तक ये रहा था उग्र क्रांतिकारी नेताओं का टाइम। अब इसमें कौन-कौन आता था? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस आते हैं, ठीक है? जिनके बारे में हमें पढ़ना है, आपकी बुक में इनका नाम दिया गया। वैसे हम लोग बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ते, और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ते, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी एक गरमपंथी ही नेता थे। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। आपको पता है पहले बंगाल और उड़ीसा सब मिले ही मिले थे, ठीक है?
तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था एक बंगाली परिवार में, जो एक संपन्न परिवार था। वे गांधी जी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं मानते थे कि हर चीज़ अहिंसा से पाई जा सकती है। उन्हें लगता था कि हर बार क्यों हम अहिंसा करें? जब वो लोग हमें मार-पीट कर हर चीज़ मनवा रहे हैं, तो हम क्यों प्यार से उनसे बातें करें? ठीक है? तो ये अहिंसा के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। पर वे जानते थे कि दोनों के मकसद एक ही हैं, ठीक है? वो जानते थे कि गांधी जी भी आज़ादी चाह रहे हैं, हम भी आज़ादी चाह रहे हैं। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। ठीक है, इनकी कई बार खटपट भी हुई गांधी जी से, लेकिन फिर भी इन्होंने राष्ट्रपिता की जो संज्ञा थी किसे दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये चीज याद रखना। इन्होंने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से इस 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना पहले तो और भी हो चुकी थी 1915 वगैरह में, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना थी, वो सबसे पहले किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, जापान की मदद से इसकी स्थापना की थी ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी तथा संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता है। ठीक है, तो इसमें इनका जो प्रतीक चिन्ह था झंडे का, तो उसमें क्या था कि एक झंडे पर जो एक बाघ है वो दहाड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने चेन्नई सुपर किंग्स का वो लोगो देखा होगा। ठीक है, उसमें शेर होता है, उसकी जगह बाघ कर दो आप, तो वैसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज के साथ साथ बर्मा में 1944 में अपना प्रसिद्ध नारा, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है, तो इन्होंने एक नारा भी दिया था, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इसका नारा 1944 में इन्होंने बर्मा में दिया था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उड़ान भरते समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने कुछ प्रमुख नारे दिए थे, जिसका नाम था जय हिंद का नारा जो था वो भी इन्होंने दिया। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ये चीज़ याद रख लेना, एक नंबर में कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली चलो, जय हिंद, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे किसने दिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो ताइवान में उड़ान भरते समय इनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मतलब कहा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, कई लोग संशय करते हैं कि जानबूझ के इन्हें मार दिया गया, और कई बार ऐसी भी खबरें आती कि ये अभी भी ज़िंदा है, मतलब अब तो शायद ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन कहा जाता है कि कई बार देखे गए हैं, लेकिन छिप-छिपा के ही रहते हैं, मतलब सामने नहीं आए अपनी, ऐसा कुछ है। तो ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए सबसे प्रमुख नेता थे। इन्होंने ही स्थापना की थी एक तरीके से उग्रवादी नेताओं की। ठीक है? ये जितने उग्र थे, इनसे ज़्यादा कोई उग्र नहीं था। ठीक है? सबसे ज़्यादा उग्र यही थे। ये हर चीज़ पे लड़ने को तैयार रहते थे, कई बार जेल भी गए। ठीक है? 6-6 साल जेल में रहे ये। तो सबसे खतरनाक यही थे, और हम लोगों के लिए तो हीरो थे ये। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आज हम लोग गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो ये इन्हीं की देन है। ठीक है? लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने ही सबसे पहले गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। ठीक है? एक शिवाजी महोत्सव होता है महाराष्ट्र में, और एक गणेश चतुर्थी होता है। आपको पता है वहाँ का सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्यों की थी इसकी शुरुआत? इससे क्या होगा कि जो भारतीय हैं वो एक साथ आएँगे। जैसे क्या कि एक गणेश चतुर्थी करती है तो जितने भी हिंदू हैं वो एक साथ आ जाएँगे, मिल-जुल कर रहेंगे। ठीक है? तो हम लोग किसी के विरुद्ध लड़ सकते हैं। गणेश चतुर्थी क्या है? और फिर शिवाजी महोत्सव क्यों मनाया था? ताकि हिंदू मुस्लिम सारे मिल जाएँ। ठीक है? उन्होंने तो सबके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो फिर सारे एक साथ हो जाएँगे, तो फिर हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है? 1895 और 97 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। तो इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी यानी कि जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि इनकी जब मृत्यु हुई थी उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है? 1 अगस्त 1920 को। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु इनकी मुंबई में हुई थी 1 अगस्त 1920 को। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये क्या-क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रवादी थे क्योंकि भारत की आज़ादी चाहते थे। शिक्षक थे ये, समाज सुधारक थे, वकील थे, और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। ठीक है, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी वगैरह थे वो क्या कहते थे इन्हें? तो भारतीय अशांति के पिता कहते, क्योंकि ये अशांति फैलाते रहते थे। ठीक है, शांति नाम की चीज़ नहीं थी इनके अंदर। ये सिर्फ़ अशांति फैलाते थे ताकि भारत है वो आज़ाद हो सके। ठीक है, क्योंकि सब अहिंसा के ही पुजारक थे उस समय, सब अहिंसा चाह रहे थे, लेकिन ये अशांति चाहते थे। इन्होंने कहा ऐसे नहीं भागने वाले अंग्रेज़, इन्हें मार के ही भगाना पड़ेगा। उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। ठीक है, पूरा नारा यही है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये नारा किसने दिया? ये याद रख लेना, लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। और इन्हें लोकमान्य क्यों कहते हैं? लोकमान्य भी इन्हें कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। निकनेम है इनका लोकमान्य। इनके नाम के आगे वैसे इनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और इन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने 1914 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया। ठीक है, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ये चीज़ याद रखना। गीता रहस्य जो है वो किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा नामक साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तथा नेहरू जी ने भारतीय क्रांति का जनक की उपाधि दी। ठीक है, तो ये उपाधियां याद रखना कि गांधी जी ने किसकी उपाधि दी थी उन्हें? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा था बाल गंगाधर तिलक को, जबकि नेहरू जी ने क्या कहा था? भारतीय क्रांति का जनक कहा था। और इन्होंने दो साप्ताहिक पत्र निकाले थे, एक केसरी और दूसरा मराठा। जो मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अब जो तीसरे उग्रवादी नेता थे वो थे लाला लाजपत राय। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है क्योंकि पंजाब के थे ये। ठीक है? तो पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। ठीक है? पीएनबी जो आज के समय में आप देख रहे हैं। ठीक है? उसकी उसकी स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया इन्होंने, जिसमें लाठीचार्ज के दौरान ये बुरी तरीके से घायल हुए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यंग इंडिया, दुखी भारत यानी कि जिसे अनहैप्पी इंडिया कहते हैं, नामक पुस्तकें लिखी। ठीक है? तो लाला लाजपत राय जो थे, वो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे पंजाब से। ठीक है? इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पीएनबी की स्थापना इन्होंने की। सन 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। ठीक है? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, कई जगह विरोध हो रहा था। तो एक जगह ये भी विरोध कर रहे थे, वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में एक लाठी इनके सिर में लग गई, जिससे ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तकें लिखी थी। ये चीज़ याद रखना इनके बारे में। अब हम बात करेंगे गांधीवादी युग के बारे में, ठीक है? जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें पढ़ना है। गांधीवादी युग का अगर टाइम देखें तो 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी युग चला, ठीक है? जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल गई। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1948 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है? इतनी चीज़ें तो आप सभी को पता होंगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका पूरा नाम क्या है। और ये क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। ठीक है? इनकी माता का नाम याद रखना, पुतलीबाई इनकी माता का नाम था, जबकि पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इन्होंने अफ्रीका में रंग-भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया, ठीक है? तो अफ्रीका में भी इन्होंने आंदोलन चलाया था क्योंकि इन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था एक बार, ठीक है? रंग-भेद की वजह से। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक है? तो 3 आंदोलन जो प्रमुख थे इन्होंने चलाए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है? तो उनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी 1949 में 15 नवंबर में। 1920 से लेकर 1947 तक का काल जो है वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो गांधी के बारे में इतना आपको याद रखना, जो गांधी जी हैं इनके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। तो इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो था वो इलाहाबाद में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है? 14 नवंबर 1889 को। ठीक है? इसलिए इनके जन्मदिन पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, इन्हें बच्चे पसंद थे ऐसा कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में वे शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड चले गए। 1912 में वे भारत लौटकर आए और राजनीति से जुड़ गए। ठीक है? भारत लौटकर आ गए थे ये, उसके बाद राजनीति से ही जुड़ गए थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में वे अध्यक्ष चुने गए। ठीक है? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो उसमें यही अध्यक्ष थे। 1930 से लेकर 35 के दौरान नमक सत्याग्रह, कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ठीक है? तो ये कई बार जेल गए थे। इन्हीं में किसी जेल में ये गए थे जहाँ पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज। ठीक है? उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरे, जिसमें नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है? तो उनके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जन्म कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ। 14 नवंबर 1889 को 15 वर्ष की आयु में शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड चले गए। 1912 को वापस लौट कर आ गए।
1929 में जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष थे जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की माँग की। ठीक है, भारत की खोज नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे थे, तब नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्री मांगों की बात करेंगे। ठीक है, छोटे ही टॉपिक होंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।